हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यार भरी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक को देखने वाले हैं और आज की क्लास से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 8 नंबर के बीच में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, तो पहले सीखने क्या वाले हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है और इस हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम लोग प्रकाश के परावर्तन और साथ ही साथ अपवर्तन की व्याख्या कैसे हुई, इन सभी चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपवर्तन की व्याख्या, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि बड़े नंबर के लिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे हुई है, ये आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ, दोनों को साथ साथ लेके बताऊंगा, इधर परावर्तन इधर अपवर्तन, ताकि आपको क्लास जितनी देर तक देखो ना तो आपको उतना देर तक लगे कि हाँ हमारा लगभग तैयार हो गया। जो हम अपने मन से तैयार करते थे उसमें कुछ कठिनाई आती थी, अब हमने वीडियो को देखा तो हमें कितनी आसानी हो गई, कितने आसान तरीके से हमने समझा, आपको मजा आ जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और उभरेगा कि चीज़ें जो मुझे टफ लगती थी अब कितनी आसान लग रही है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसी आज की क्लास में हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और इस प्रकाश के व्यतिकरण में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, वो इन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। जैसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्या होता है इसमें प्रकाश के व्यतिकरण में, तो प्रकाश के व्यतिकरण में जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, पहला परिणामी आयाम का सूत्र r बराबर करड़ी में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये फार्मूला कैसे आया हुआ है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग परिणामी आयाम का सूत्र I बराबर करड़ी में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस फाई, इसका फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। I बराबर I1 स्क्वायर, ये करड़ी में नहीं होता है ना, ये करड़ी में नहीं होता है, ये फार्मूला कैसे हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। और इस जब फार्मूले को देख लेंगे, आपके एग्जाम में इस फार्मूले पे जो आपका न्यूमेरिकल बनता है वो हम लोग फार्मूला भी यहाँ पे निकाल लेंगे कि I मैक्सिमम बटा I मिनिमम बराबर होता है रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बटे रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है, यही बराबर होता है K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो के कट जाता है, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन कैसे हुआ है, इस डेरिवेशन को भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकाश के व्यतिकरण पर जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कि यंग का व्यतिकरण संबंधी प्रयोग कैसे हुआ है। वो तो हल्का फुल्का है, ठीक ना, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, इस चीज़ को घुमा फिरा के सूत्र पूछता है, घुमा फिरा के इस चीज़ को पूछता है कि W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d का फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, कहेगा आपको व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त को लिखते हुए फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो कई तरीके से घुमा फिरा करके इस चीज़ को पूछा गया है व्यतिकरण वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आपका जब इतनी चीज़ें आप डेरिवेशन में सीखेंगे ना, इतनी चीज़ें आप डेरिवेशन में सीखेंगे, और एक और डेरिवेशन इसे बचता है, वह आपका बहुत रेयर केस में कहीं भी पूछा गया है कि दो
प्रकाश स्रोतें हैं और पहली वाले प्रकाश स्रोत के बीच में कोई पारदर्शक प्लेट रख दिया गया है, ठीक ना, स्मॉल मोटाई का। तो अब जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं उसमें पथांतर में कितना डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस का ये फार्मूला कैसे निकाला गया है, ठीक है, वो चीज़ें यानी आज की क्लास में आज समझ सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको हर हाल में तैयार रखना है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको हर हाल में तैयार रखना है। बाकी और चीज़ें अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि नहीं सर ये तो मेरे लिए कम है, मुझे और पढ़ना चाहिए, भाई और पढ़िए, लेकिन इतना तो आपको हर हाल में तैयार करना है। अगर आपका सपना है कि अब की बार 70 में 60 पार होना चाहिए, भाई इतना जितना मैं बताऊं उतना तो आपका हर हाल में तैयार होना ही चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस शानदार ज़बरदस्त क्लास को। और पहले हम लोग सीखते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से पहले हम लोग एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं पहले कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ हमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में बार बार ये मिलने वाला है कि तरंगाग्र वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। तरंगाग्र एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ठीक है। चलो भाई सुनो जरा, अब देखो यहाँ पे डिफिनीशन तो लिखने की जरूरत है नहीं, बस डिफिनीशन मुझे बोलना है और आपको बढ़िया से सुनना है और आपको इस तरीके से सुनना है कि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। वो चीज़ें आपको याद हो जाए तब समझो कि मेरा मेहनत करना आपके लिए सफल हुआ है, ठीक है। और आपका मेरे वीडियो को क्लिक करके उस पर समय वेस्ट करना, तब आपका लगेगा कि मैंने समय वेस्ट नहीं किया, मैंने कुछ अच्छा किया। मेरा जो कॉन्फिडेंस, जो फिजिक्स मुझे डर लग रहा था, वो डर मेरा कम हुआ। वो डर इतना कम हो जाएगा कि आपको जो अभी भी डर लग रहा है कि फिजिक्स में कहीं फेल ना हो जाए, तो भैया फेल होने का जो डर है ना, दूर दूर तक आपको सपनों में नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप रिवीजन करो और रिवीजन को एक दूसरे से रिलेट करके समझो और जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सामने वाला जिसे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा भरोसा करके उसको बढ़िया से 1-2 बार नहीं 3-3 4-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करो। जब चीज़ें आप लिख करके प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको भूलती नहीं है। अब आप केवल ऐसे पढ़ लोगे तुमको भाई जो चीज़ पढ़ोगे ना, जैसे कापी बंद करोगे तुरंत भूल जाएगा। और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, ऐसा होता है कि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर है कि आपको यहाँ पे याद कर रहे हो, यहाँ भूल रहा है। वही जब चीज़ आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो होता क्या है कि अगर एग्ज़ाम में आपने लगभग अपनी तैयारी 80% करके गए हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से एकदम तैयार करके गए हो, वहाँ पे जाते हो एक ऐसा प्रेशर बनता है कि कुछ ना कुछ अपने आप भूलने लगता है, ठीक ना, कुछ ना कुछ अपने आप भूलने लगता है। तो वो चीज़ कम से कम भूले, ज़्यादा सॉलिड रहे, उसके लिए ज़रूरत है आपको पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे भरोसा करना है। पढ़े कम लिखे ज़्यादा, ये मूल मंत्र है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला के रहेगा कि जितना आप पढ़ें उससे कहीं ज़्यादा उसको लिख करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें उतनी ही मजबूत होती जाएंगी। केवल पढ़ करके छोड़ दोगे और जैसे पढ़े रहोगे कुछ देर बाद अपने आप भूल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। झउवन रब भर डालो, ठीक है, इतना रब भर डालो ताकि आपको भी लगे हाँ हमने इंटर में जो है लास्ट जब टाइम चल रहा था हमने अपने आप में कितना मेहनत किया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते भाई। तो तरंगाग्र जो हो गया, तरंगाग्र क्या होता है, तो माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, जिससे मान चलो कि हमारा कोई ये पूरा माध्यम है, ये क्या है हमारा एक माध्यम है, ठीक है। अगर मान चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये समझो अपना कोई माध्यम मान लिया ये क्या हमारा कोई माध्यम है, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ये हमारा क्या हो गया, कोई माध्यम हो गया। इस माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो वह सभी कण कंपन की समान कला में हो। जितने भी कण हो वह सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो। किसमें हो, समान कला में हो, तो वह क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो वह सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो, तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ये हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो सभी कण क्या हो, कंपन की समान कला में हो।
कंपन की समान कला में हो तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। वह पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये चीज़ आपको 1 नंबर दिलाएगा। ये तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है गोली तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र। गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। जो गोली तरंगाग्र होता है वह कोई बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगों के द्वारा, बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगों के द्वारा जो तरंगाग्र बनता है वह गोली तरंगाग्र होता है। बिंदु स्रोत से, देखो भाई ये हमारा कोई बिंदु स्रोत है, ये क्या हमारा कोई बिंदु स्रोत है। अब इससे क्या निकल रही है? ये तरंगे निकल रही हैं, तो इनके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा इसको हम क्या बोल देंगे? गोली तरंगाग्र। कोई समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो समांतर प्रकाश किरणों के द्वारा जो तरंगाग्र बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समतल तरंगाग्र। समांतर किरणों के द्वारा या कोई हमारा बिंदु जो स्रोत है वह स्रोत बहुत दूर हो और बहुत दूर जो प्रकाश किरणें आती हैं वह किरणें आपस में क्या होती है? समांतर होती है। तो बहुत दिन से आप सीख रहे हो कि कोई स्रोत है वह स्रोत अनंत पर है और उससे जो प्रकाश किरणें आती हैं वह आपस में समांतर आती हैं। समांतर प्रकाश किरणों के द्वारा या समांतर तरंगों के द्वारा जो तरंगाग्र बनता है उसे हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। और कोई ऐसा पृष्ठ हो, कोई ऐसा पृष्ठ हो जो या कोई ऐसा प्रकाशिक स्रोत हो जो अपने वक्र पृष्ठ से केवल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो तो उसके द्वारा जो तरंगाग्र बनता है वह तरंगाग्र क्या होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। वह तरंगाग्र क्या होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी आपका बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि कोई बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से बनने वाला तरंगाग्र निम्नलिखित में से कौन होगा, तब के लिए काम देगा। लेकिन इतनी ज़्यादा गहराई से यदि कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन हाँ, ये तरंगाग्र की परिभाषा आपकी जुबान पे होना चाहिए कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हों, जिस पर जितने भी कण हों सभी कण क्या हो? कंपन की समान कला में हो तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ठीक ना? चलो भाई, मुझे इतना उम्मीद है कि आपको तरंगाग्र की जो परिभाषा है ना ये जुबान पे हो गई हुई। मैंने आपके सामने 4 बार परिभाषा को बोला हुआ है ताकि आप 4 बार जब सुनो तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था? तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया, हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया कि कोई भी स्रोत हो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, अब मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें इसमें देखो, यहाँ पे क्या है ना कि आपको सुनना है और सुनने के बाद आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करना है कि सर ने कैसे बोला, क्या बोला, और मैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँगा। देखो ये चीज़ें ऐसे हैं, जब ऐसे हैं, जब इसको समझोगे तो आपको थोड़ा याद करने में बहुत सहायता मिलने वाली है। तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या बताया कि हाइगेंस ने बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत हो, जैसे ये हमने प्रकाश स्रोत ले लिया। अब ये प्रकाश स्रोत हमने कैसा ले लिया? बिंदु स्रोत ले लिया। कि कोई प्रकाश स्रोत हो, उस प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित प्रकाश होता है, ये प्रकाश स्रोत है, इसका काम क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित करना, कोई डाउट नहीं। किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो हाइगेंस ने बताया वह जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वह हमेशा तरंगों के रूप में क्या करता है? आगे बढ़ता है। तरंगों के रूप में क्या करता है? आगे बढ़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो हाइगेंस ने बताया कि जो तरंगे आगे बढ़ती हैं, तरंगों को आगे बढ़ने के लिए, जो तरंगे आगे बढ़ती हैं, तरंगों को आगे बढ़ने के लिए क्या होता है? माध्यम की जरूरत होता है। माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसको? तरंगों को आगे बढ़ने के लिए। तो अब माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो हाइगेंस ने क्या किया? एक काल्पनिक माध्यम ईथर ले लिया। क्या कर लिया? एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली। तो ईथर की कल्पना कर ली तो उन्होंने बताया भैया जो ये ईथर है ना, जो ये ईथर है, यह क्या होता है? यह भारहीन होता है। यह भारहीन होता है और साथ ही साथ सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। पदार्थों में प्रवेश कर सकता है या प्रवेश कर सकता है या करता है। और इसमें जो तरंग संचरण हो रही है, तरंग संचरण के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तरंग
संचरण के तरंग संचरण के जो सभी गुण हैं, तरंग संचरण के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। किसमें, ईथर में। किसने बताया, किसने बताया, हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस ने किसमें बताया, अपने तरंग सिद्धांत में बताया। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ध्यान से देखना, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो माध्यम की जो जरूरत पड़ती है तो हाइगेंस ने माध्यम क्या मान लिया, ईथर मान लिया। ये जो ईथर होता है ये कैसा होता है, भारहीन होता है। सभी पदार्थों में ये क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। साथ ही साथ जो तरंग आगे बढ़ रही है, तरंग आगे बढ़ रही है और तरंगों को आगे बढ़ने के लिए जितने भी गुण चाहिए वह सभी गुण इस जो है, सभी गुण क्या होता है, इस ईथर में विद्यमान होता है। जितने गुण चाहिए सभी गुण क्या होता है, इस ईथर में विद्यमान होता है। याद हो गया कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की जो भारहीन होता है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है और इसको तरंग संचरण के लिए जितने भी गुण चाहिए और सभी गुण क्या होते, विद्यमान होते। ये किसी और ने नहीं कहा, किसने कहा, हाइगेंस ने कहा। ठीक है, तो ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। अब इससे ज़बरदस्त आपका इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, जब उसको सीखेंगे तब उसके बाद हम लोग परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देख लें कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। ठीक ना, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। अब देखो, जितनी आप जीरो लेवल से इस चीज़ को सुनोगे, समझोगे, चीज़ें जितनी आगे आएंगी ना, सब चीज़ें आपको एकदम A to Z बढ़िया से समझ में आएगा और आपको रट्टा मारने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको ये रहेगा ना, मतलब जो याद करेंगे आप, उस याद करने में बहुत काफ़ी हेल्प होगी। ये नहीं लगेगा कि भाई याद करो भूल जाओ, ये नहीं होगा। ठीक है, आप समझ समझ के तब याद करोगे। ठीक है, इसमें प्रेशर है कि आप तो रट्टा मार ही रहे हो, तो वहाँ पे क्या करोगे, समझ समझ के आप याद कर लोगे कि हाँ सर ने ऐसे बताया, इस चीज़ को बताया। तो जो चीज़ देखो, जितनी गहराई से आप सुने रहोगे, वो चीज़ जो सुने रहोगे उससे आप वर्ड बनाओगे, उससे आप शब्द बना बना करके ना एग्जाम में आप अपनी बातों को लिख सकते हो। ठीक है, चल तो हम लोग क्या करते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझते हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, तो ये जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, तो इस तरंग सिद्धांत में अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। और ये 2 नंबर आपको दिलाएगा, 2 नंबर कम से कम ये आपको दिलाएगा। और इसमें 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट में एक अभी हमने तरंगाग्र बताया ना, अभी वो शामिल होने वाला है, तरंगाग्र फिर शामिल होने वाला है। मतलब जो तरंगाग्र अभी हमने 4 बार आपको डिफिनेशन बताया कि माध्यम में, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण हो वह सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। वही तरंगाग्र अभी फिर मिलेगा, वही तरंगाग्र अभी फिर मिलेगा। चलो भाई देखो, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने अपने, देखो एक आध 2 लाइन थोड़ा सुंदरता के लिए बनाते हैं ना, क्या बनाते भाई, हाइगेंस ने अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में निम्नलिखित परिकल्पनाएं की है। हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। परिकल्पना की, सोचा विचारा, क्या सोचा विचारा, देखो भाई, पहली परिकल्पना, किसी स्रोत से, किसी प्रकाशिक स्रोत से या किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किसके रूप में आगे बढ़ता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक, आगे बढ़ रहा है। जब ये दोस्तों आगे बढ़ेगा तो ये आगे क्या, पूरे माध्यम है, ये क्या पूरा माध्यम है, क्या है, माध्यम है। और माध्यम में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। इस माध्यम में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। तो जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तो जो माध्यम के छोटे छोटे जो कण होते हैं उन कणों से टकराता है।
गजब बात मैंने बताया आपको कि जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वह तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो रहा है और माध्यम के कणों से टकराकर, यहाँ पे क्या पूरे माध्यम भरे हैं, माध्यम में छोटे छोटे कण हैं, उन छोटे छोटे कणों से टकरा करके उसमें कंपन उत्पन्न करे। जैसे मान लीजिए हमने कण ले लिया, यहाँ पे ये हमने कण, इसे बहुत सारे कण भरे हैं ना भैया, समझ रहे नहीं, बहुत सारे क्या है कण भरे हैं। तो इन छोटे छोटे कणों से टकराया और टकराने के बाद ये जो कण है इसमें क्या उत्पन्न कर दिया, कंपन उत्पन्न कर दिया। हमने क्या बता दिया, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और माध्यम के कणों से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छा अब कंपन तो उत्पन्न हो गया। अब अगर जो कंपन उत्पन्न हुआ है, अब सभी को मिलाकर, जितने भी कण, सभी को कण को मिलाकर के एक ऐसा पृष्ठ खींच दें, अब जमीनी की गोलाकार पृष्ठ बनेगा। अब ये जैसा स्रोत रहेगा उस पर वैसा तरंगाग्र बनेगा, जैसा स्रोत रहेगा वैसा तरंगाग्र बनेगा। लेकिन हमने यहाँ पे बिंदु स्रोत लिया है, इसीलिए तरंगाग्र क्या मान लिया, गोली मान लिया। तो जो कंपन, जो माध्यम के सभी कण हैं वह क्या होते हैं, अगर कंपन की समान कला में है तो वही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। एक बार और सुनना ध्यान से, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और माध्यम के कणों से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करता है। यदि उस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। लो भाई, याद हो गया कि नहीं, याद हो गया होगा। चलो भाई, अब दोस्तों देखो, ये जो तरंगाग्र है ना, ये जो मैंने गोलाकार बनाया, ये क्या है, हमारा तरंगाग्र है। अब ये जो तरंगाग्र है, इस पे क्या है, बहुत सारे कण हैं। हमने 1 2 3 4 5 लिया, लेकिन इस तरीके से क्या है, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कणों को मिला करके एक तरंगाग्र बनाया गया है। अब दोस्तों इस पे जितने कण है ना, ये सब कण, ध्यान सुनना, ये जो सब कण है ना, ये सभी कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। ये जितने भी कण हैं, ये कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। जो अभी ये तरंग स्रोत था, अब तरंग स्रोत ये भी बन गया है। जो पहले ये तरंग स्रोत था, अब ये भी तरंग स्रोत बन गया है। जब ये तरंग स्रोत बन गया है तो इससे क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। इससे क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। और इससे जो तरंगे निकलेंगी वो माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ेंगी। ये माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ेंगी जिस चाल से ये वाली तरंग यहाँ तक आई है। तो इससे क्या निकलेंगी, ये देखो तरंगे निकल रही हैं। इससे क्या निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। अब इन जो ये तरंगे जो निकली हैं, ये जो तरंगे निकली है, इसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिका। देखो नाम बड़ा खतरनाक है, द्वितीयक तरंगिका, जिससे लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ बताई जा रही है। लेकिन देखो यहाँ पे समझो जरा, कितना आसान है यार। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग इसको डरते क्यों, इससे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत से लोग इतना डरते हैं कि पूछो मत। लेकिन है क्या, एकदम आसान चीज़ें से हिंदी आप कहानी पढ़ते हो ना, एकदम कहानी की तरह है, एकदम आसान कहानी की तरह। अगर आप जब कहानी की तरह उसको समझोगे ना, तो थोड़ा सा फील करोगे ना, तब आपको मज़ा आएगा। अगर आप वही रट्टा मारने लगते हो तो भाई देखो, हर एक चीज़ है, आप किसी की कहानी है, अगर वही कहानी आपको किसी और भाषा में सुनाई जाए और कह दिया जाए कि 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो क्या आप उस कहानी को आप सोचोगे ना 4 दिन बाद जाके लिखना है, तो रट्टा ही मारोगे ना। तो वही चीज़ हम लोग जब रट्टा मारोगे तो वो कहानी नहीं लगेगी, तो वो बहुत बड़ा चीज़ लगेगा। तो वैसे ये भी चीज़ आप लोग रट्टा मार लिए हो, जब रट्टा मार लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ लगेगी। लेकिन बहुत ही आसान है। देखो क्या है कि कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ है वह तरंगों के रूप में उत्पन्न हुआ है। जब तरंग के रूप में भाई जाहिर सी बात है आगे चलेगा, जब आगे जाएगा जितने भी कण होंगे टकराएगा तो उसमें कंपन उत्पन्न करेगा। जो कंपन उत्पन्न किया है उसमें अगर कोई ऐसा पृष्ठ खींच दे जिस पर जितने भी कण हों समान कला में हो जाए, तरंगाग्र बन गया। अब जो तरंगाग्र है, उस तरंगाग्र पर जितने सारे कण हैं वो कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अब जब तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं तो उनसे क्या निकलती हैं भाई, जो तरंग स्रोत है तो उससे तरंगे निकलेंगी, उससे तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और खास बात, ये उसी चाल से आगे बढ़ती हैं, ये उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहले वाली तरंगे यहाँ पे आई हुई है। यानी ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों का चाल क्या है,
जो इस चाल का है, जो इस तरंग का चाल है। जो ये ब्लैक वाली तरंग यहाँ पे आई है वही वाली तरंग की चाल यहाँ पे रेड वाली तरंग की चाल हो गई। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, दो नियम हमने बता दिया आपको। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में दो हो गया। तीसरा, अब द्वितीयक तरंगिकाओं से जो द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर, द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर, जैसे मान लो द्वितीयक तरंगिका ये निकल रही है यहाँ पे और यहाँ पे लेकर के कोई ऐसा पृष्ठ खींच दोगे, वही पृष्ठ क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा, मतलब एक नया तरंगाग्र कहलाएगा। द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ से या द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा एक नए तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों हमने हाइगेंस की कितनी परिकल्पना बताया? 3। एक बार और रिवीजन करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलने का प्रयास करिए ताकि आपको ये ना लगे कि मैं केवल वीडियो देखा मुझे कुछ नहीं याद हुआ। मेरे साथ जब हाँ में हाँ मिला करके जब याद करोगे, बोलने का प्रयास करोगे तो समझो आपको भी तैयार हो गया। शुरू करते हैं। नंबर 1 हमने क्या बताया? किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और माध्यम के कणों से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करता है। यदि उस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वह तरंगाग्र कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि तरंगाग्र पर स्थित सभी कण खुद एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे निकलने वाली तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। ये माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से पहले वाली तरंगें आई हुई होती हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शी या खींचा गया स्पर्शी रेखा एक नया तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्शी एक नया तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों याद हो गया ना? तो आपको क्या क्या याद हो गया? पहला नंबर तरंगाग्र किसे कहते हैं, दूसरा नंबर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, और तीसरा नंबर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद हो गई और बस आपको बस देखो याद कराते चलता रहूँ बार बार। और जल्दी कोई ऐसा करेगा कि आपको चीज़ों को याद कराते चले, मैं आपको याद कराते चला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को इस समय ज़रूरत है कि याद कराने की। ठीक है, अब यही चीज़ याद करने के बाद आप लिख करके प्रैक्टिस कर लेना तो देखो आपका एकदम भूलेगा नहीं। ठीक है, और एग्जाम दे लो उसकी बात भूल जाए ना तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम तक एकदम नहीं भूलना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं इस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश की परावर्तन की और इस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, चलो भाई अभी हम दोनों को साथ में बताने वाले हैं तो इतनी चीज़ों को हटा देना भाई, तब इसके बाद हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म होगा, व्यतिकरण शुरू करेंगे। ठीक ना, चलो इसको मिटाते भाई। देखो वीडियो लंबी होना उससे मत देखना कि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो भाई जब चीज़ों को याद कराना है समझाना है तो जाहिर सी बात है तो आप वीडियो लंबी होगा ही एकदम, कोई जाए नहीं। बस ये देखो कि हमें चीज़ें कि कितनी हेल्प हो रही है कि हमें चीज़ें अपने आप याद हो जा रही है, इसको देखो। ठीक है, और अच्छा लगे तो भाई मुझे कुछ कहना ना पड़े, आप लोग लाइक कमेंट शेयर जो भी हो आप कर सकते हैं ना। इसके लिए मुझे आपको कहना पड़े तो बेकार है। आप कहते हो मुझे याद कराइए लेकिन मैं याद करा रहा हूँ, तो वैसे आप मुझे ना कहना पड़े ये करिए ना। चलिए अब दोस्तों पहले हम लोग देखो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ बताने वाला हूँ, परावर्तन की व्याख्या और यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपवर्तन की व्याख्या, दोनों साथ में। ठीक ना, ताकि आप एक दूसरे को देखो कि यार दोनों में क्या कॉमन है, कैसी चीज़ों को आसान है समझना। अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे परावर्तन की व्याख्या और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपवर्तन की व्याख्या। दोनों का फिगर कैसे फिगर बना हुआ है, फिगर में इसकी पूरी ताकत है। और फिगर को एक बार आप समझ गए तो डेरिवेशन मुश्किल से 4-6 लाइन का डेरिवेशन है, अपने आप आएगा। डेरिवेशन तो अपने आप आएगा, बस केवल आप फिगर को समझो, फिगर देखो फिगर कैसे बन रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं परावर्तन की व्याख्या। ध्यान से एकदम देखना, एकदम अच्छे से। ठीक है, मुस्कुराते हुए, कोई टेंशन उनसे रहता है टेंशन थोड़ा दूर कर लिया करो कुछ टाइम के लिए। चलो अब आ जाओ भाई, परावर्तन की व्याख्या। ये देखो ये हमने बना दिया कोई ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ है। इसका नाम ने क्या रख दिया? ZH। दोस्तों यहाँ पे भी अपवर्तन में अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ये हमने क्या बना दिया? कोई अपवर्तक पृष्ठ, इसको हमने नाम रख दिया ZH। बताओ आसान है ना।
हमने बताया परावर्तन की व्याख्या में परावर्तक पृष्ठ, अपवर्तन की व्याख्या में अपवर्तक पृष्ठ। ये दो प्रकाश किरणें बहुत दूर से आ रही हैं। देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है, आ रही है, आ गई। ये दूसरी प्रकाश किरण आ रही है, ये देखो दो प्रकाश किरणें आ रही हैं। और यहाँ भी दोस्तों दो प्रकाश किरणें आ रही है। ये देखो ये प्रकाश की किरण आई और दूसरी प्रकाश किरण ये आई, दो प्रकाश किरणें आ रही हैं। और ये आप तो देख के समझ गए होंगे कि बहुत दूर से आ रही हैं, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। और जब समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो इनके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा समतल तरंगाग्र बनेगा। इनके द्वारा जो तरंगाग्र बनेगा कैसा बनेगा? समतल तरंगाग्र बनेगा। तो देखो मैं एक समतल तरंगाग्र यहाँ पे बना दिया, ये देखो समतल तरंगाग्र यहाँ भी हमने बना दिया, ये एक समतल तरंगाग्र। मैं देखो इस दोनों को साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये फिगर कितने लोग जैसे तैसे बनाए हैं। पहली चीज़, कितने को ये समझ नहीं आ पाया है कि कैसे फिगर बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो तरंगे ये देखो दिखा रहा है, जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ कि तरंगों के आगे बढ़ने की दिशा, ये तरंगों के आगे बढ़ने की दिशा, ये तरंगों के आगे बढ़ने की दिशा हो गई मेरे प्यारे भाइयों। अब दोस्तों अब ये तरंगाग्र है ना, हमने क्या बताया कि ये जो स्रोत है हमारा, स्रोत बहुत दूर है, वहाँ से जो प्रकाश किरणें चली समांतर चली, और समांतर जब प्रकाश किरणें होती हैं उनके द्वारा जो तरंगाग्र बनता है एक समतल तरंगाग्र बन गया। अब अगर तरंगाग्र है तो तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वह सभी कण क्या होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। जब कंपन की समान कला में होंगे तो वह एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। जब नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे तो उनसे क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी। उसी तरंगों को क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो मान लेते हैं इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ से यहाँ तक जितने समय पहुँचता है, ठीक है, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है उतने ही समय में यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका ये यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जितने, इसका नाम रख दे क्या? ए बी। ठीक है, ए बी, ये हमारा समतल तरंगाग्र रखा हमने नाम ए बी। तो इस समतल तरंगाग्र ए बी से यहाँ से एक तरंग निकली, इसे बोलेंगे हम लोग द्वितीयक तरंगिका। वह द्वितीयक तरंगिका जितने समय बी से यहाँ पहुँचती है, ठीक है, ए डैश पर पहुँचती है, उतने ही समय में बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ पर बी डैश पर पहुँच जाती है। ठीक है, इतनी में कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे इसको स्पर्श कराते हुए कोई खींच देंगे तो वह एक नया तरंगाग्र बन जाता है। तो यहाँ पे एक नया तरंगाग्र बन गया। देखो ये नया तरंगाग्र बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा नया तरंगाग्र बन गया। अब अगर नया तरंगाग्र बन गया है तो जाहिर सी बात है तरंगाग्र है तो इस पर बहुत सारे कण होंगे। उन कणों से क्या निकलेंगे? द्वितीयक तरंगिका निकलेंगी। चल भाई तू यहाँ से निकल जा, और यहाँ से हमने ये देखो ऐसे निकाल दिया, ये वाला फिगर बन गया। ये वाला दोस्तों फिगर बन गया। उम्मीद है कि ये वाला फिगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि ये हमारा तरंगाग्र है, ये हमारा तरंगाग्र है, ये और ये द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं, ये भी हमारी द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे फिगर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये परावर्तक पृष्ठ था तो यहाँ से ये परावर्तित हो गया, लेकिन यहाँ पे ये अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तित हो गया, यहाँ पे ये अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तित हो गया। थोड़ा हाँ में हाँ मिला देना, जहाँ भी बैठे रहा करो ना थोड़ा लगेगा रहे कि आप वास्तव में क्लास ले रहे हो। ठीक ना, ये नहीं गूंगे बहरे बन करके। ठीक है, हाँ में हाँ बोला करो, यस सर, हाँ अपवर्तित हो गया, यहाँ पे परावर्तित हो गया, तो आपको चीज़ें और मजा आएगी। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? परावर्तित हुआ। यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है। देखो अपवर्तित होगा तो ये जो है यहाँ से भाई तरंगाग्र, ये नाम क्या रख दें? ए बी। ये तरंगाग्र है तो तरंगाग्र है तो इस पर जितने सारे कण होंगे वह कण एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और इनसे क्या निकलेगी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। इनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ से यहाँ तक पहुँची। ठीक है, जितने समय ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है उतने समय में यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाती है। अब इन दोनों को मिला करके हम खींच देंगे तो ये हमारा एक नया तरंगाग्र बन जाएगा।
ये क्या बन गया हमारा, एक नया तरंगाग्र बन गया। अब दोस्तों अगर ये नया तरंगाग्र बन गया तो यहाँ से भी कुछ तरंगे निकलेंगे। देखो ये हमारी तरंगे से निकलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये तरंगे हमारी और थोड़ा बढ़ा सकती है या, ठीक है, ये देखो ये नया तरंगा बन गया। ठीक ना, तो ये हमारा हुआ परावर्तन अपवर्तन वाला फिगर, ये हमारा हुआ परावर्तन वाला फिगर। अभी दोस्तों हमने आई और आर को कुछ नहीं लिखा है, कौन सा आपतन कोण है और कौन सा परावर्तन कोण है। अब इसको देखते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे क्या डाल दिया, ये अभिलंब, ये देखो ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, एक यहाँ पे अभिलंब और एक मैं यहाँ पे अभिलंब डाल रहा हूँ। अच्छा, अभिलंब कहाँ डाला जाता है, जहाँ पे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, आपतित होती हैं या फिर परावर्तित होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमने डाल दिया अभिलंब। ठीक, अभिलंब में कोई दिक्कत तो नहीं। आपतित किरण समझो ये, और ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण ये हो जाएगा आपतन कोण आई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये देखो तरंगाग्र है, ये आपकी आपतित किरण है, जो या कह सकते हैं तरंग संचरण है। इसको आप तरंग संचरण मतलब तरंग जो आगे बढ़ रही है, ये आपतित तरंगाग्र है, ये तरंग संचरण है, ये हमेशा एक दूसरे पर लंबवत होता है। ये कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 में से आई निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आई। ये आपका समझने के लिए है, समझने के लिए, ताकि आपको मैं बताऊं ये वाला कोण जो हमारा बना, ये वाला कोण आई हो गया, ये वाला कोण आई हो गया। कैसे, अब देखो ये वाला जो तरंगाग्र होता है, वह तरंगाग्र जो है किसी हमेशा लंबवत होता है। ये देखो ऐसे लंबवत है, लंबवत ऐसे है। ठीक है, ये लंबवत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या, यहाँ देखो ध्यान से कि ये जो हमने लंब डाला, ये लंब, ये वाला और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये ऐसे अगर मैं कहूँ ये वाला पूरा कोण, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 में से अगर ये वाला कोण मैं निकालूं, केवल ये वाला कोण मैं निकालूं, तो 90 में से इस वाले कोण को निकालूं बोले तो 90 माइनस आई, तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आई। तो 90 कट गया, आई मिल गया, तो ये वाला कोण आई हुआ। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आई लिखो, यहाँ पे आई लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली केवल यहीं पे आई लिख दो तब भी सही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आई 90 माइनस आई लिखो तभी तो और अच्छी बात है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये वाला कोण आर, जो ये वाला कोण आपका होगा, ये देखो ये वाला कोण, ये वाला का कोण क्या हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं ये और नहीं, ये तरंगाग्र हमारा ये है ना, तरंगाग्र तो हमारा ये है, ये देखो भाई ये देखो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इसी में भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, बड़े ध्यान से देखना। देखो भाई यहाँ से आपतित हमारा यहाँ पे ना, ये देखो ऐसे हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ये हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो लंब डाल देंगे तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा आई, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये हमारा होगा आई। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से यहाँ पे देखिए भाई हम लोग आर वाले में, यहाँ पे देखो ये हमारा ना, ये देखो हमने क्या कर दिया, ये अभिलंब डाल दिया। तो ये हमारा ये और इनके बीच का ये कोण क्या होगा आर, ये वाला कोण क्या होगा 90 माइनस आर, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो चीज़ इसमें आई आर आर बना, वही चीज़ में भी आई आर आर बना। अब आप चाहे पूरा 90 माइनस आई आर लिखो जैसे लिखा हुआ है, या तो केवल आप यहाँ पे आई यहाँ पे आई, यहाँ पे आर लिखो, यहाँ पे आई यहाँ पे आई, यहाँ पे आर लिख करके काम चला दो। ये आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक ना, चलो अब देखो ये जो तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र हमने बताया कि तरंग संचरण के क्या होता है लंबवत। तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण के क्या होता है लंबवत। ये 90 डिग्री का सिंबल है। ये तरंगाग्र जो होता है तरंग संचरण, देखो ये है तरंग संचरण के क्या होता है लंबवत होता है। ये तरंगाग्र ये है, तरंग संचरण ये है, इसकी ये क्या होता है लंबवत होता है। ये देखो लंबवत हो गया। ठीक है, इस तरीके से 90 का हमने सिंबल बना दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसके डेरिवेशन को देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। मैंने दोनों फिगर को इसलिए साथ बताया ताकि आप देखो कि कितनी दोनों में समानता है, कितनी ज़्यादा दोनों में समानता है कि हम लोग ना जाने क्यों डरा करते हैं। ठीक है, अब डरना मना है। ठीक है, अब डरिएगा मत। अब हम लोग क्या करें, इसके डेरिवेशन को करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे शब्द की बात आई तो भाई देखो शब्द ना अपने आप से बनाने सीखना है। अब यहाँ पे देखो शब्द क्या लिखोगे, माना जेड डैज एक परावर्तक पृष्ठ है। माना जेड डैज एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी
तिरछा आपतित होता है। देखो ऐसे, इस पृष्ठ ऐसे है, पृष्ठ हमारा क्या है ऐसे है, इस पर ये देखो ये कुछ तिरछा है, ये समझो यार, देखो ये तिरछा आपतित हो रहा है, नहीं ये देखो ऐसे तिरछा आपतित हो रहा है। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। ठीक, तरंगाग्र के बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका जितने समय में ए से बी डैश पर पहुंचती है उतने ही समय में बी डैश से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका ए डैश पर पहुंच जाती है। ठीक, अच्छा वही चीज़ वहाँ भी लिख सकते हो कि माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र के बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका जितने समय में बिंदु बी डैश पर पहुंचती है उतने ही समय में बिंदु बी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका ए डैश पर पहुंच जाती है। तो हमें ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। यहाँ पे ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। देखा दोस्तों आपने कि कॉमन वर्ड मैंने बोला कॉमन वर्ड, यानी एक याद करो दूसरा आपको अपने आप गिफ्ट में मिले, दूसरा आपको अपने आप में क्या मिले, गिफ्ट में मिल जाए, तो क्या चाहिए आपको। तो अब देखो भाई ध्यान से जरा देखना कि यहाँ पे हमने क्या बताया कि जितने समय में बी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका ए डैश पर पहुँचता है उतने ही समय में ए से बी डैश पर पहुँचता है। तो दोनों का जब समय बराबर दूरी बराबर होगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी का एक फेमस फार्मूला होता है, मज़ेदार फार्मूला, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी की जगह पे क्या लिखें, बी ए डैश, जो बी ए डैश है वही बराबर होगा ए बी डैश के, ए बी डैश के, और चाल क्या है वी मान लेते, समय क्या लगा टी है, वी टी। ठीक है, अब देखो त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखना, त्रिभुज को ज़रा ध्यान से देखना, एकदम आई वाला त्रिभुज देख रहे हो ना, आई वाला। देखो ये मैं इसको थोड़ा सा आई वाला बता रहा हूँ, देखो ये वाला यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यही आई वाला ये यहाँ पर आया, ये वाला, ठीक, आई वाला ना, ये आपका आई वाला हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आई वाला। ठीक है, त्रिभुज ए बी ए डैश, क्या हमने नाम रखा, त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, सबको याद है, साइन बराबर लंब बटे कड़। अब देखो ये अगर ये कोण है, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब है, ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कड़, ये होता है, ये आपने याद किया हुआ है कि जो कोण लेते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब, जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा कड़, इसके सामने भुजा लंब क्या हो जाएगा, बी ए डैश बटा कड़ की जगह पे ए डैश। बी ए डैश का मान हमने क्या बताया, बी ए डैश का मान वी टी होता है, वी टी बटा ए डैश, समीकरण नंबर 1 मान लो। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग साइन आर निकाल सकते हैं। साइन आर के लिए देखो ये आर है, आर देखो हमारा कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये वाला त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा। अगर ये आर है तो ये लंब हुआ, ये हमारा कड़ हुआ, ये हमारा आधार हुआ, समकोण के सामने की भुजा कड़, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब। तो साइन आर बराबर लंब बट्टे कड़, लंब की जगह पे ए बी डैश या बी डैश ए, तो मैं यहाँ पे ए बी डैश लिखा हूँ, तो ए बी डैश लंब बटा कड़, कड़ की जगह पे ए डैश, ए बी डैश का मान क्या है, वी टी है, वी टी बटा ए डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग करा दो, जब भाग कराएंगे तो साइन आई बटा साइन आर बराबर, साइन आई का मान क्या है, वी टी बटा ए डैश। भैया जब भाग कराते हैं तो बटा का बटा ना लिख करके गुणा में कन्वर्ट कर दें, जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो निचवा वाला ऊपरा और ऊपरा वाला निचवा हो जाता है, तो ए डैश चला जाएगा ऊपरा, ए डैश बटा वी टी, ये देखो वी टी चल बसे, ओह सब गए, पूरा रास्ता खाली हो गया, यानी हमको मिला का साइन आई बराबर साइन आर, साइन भी साथ छोड़ दिया तो आई बराबर आर। अब बताओ आई बराबर आर दे करके किसी की याद आई, आई बराबर आर देख करके किसी की याद आई, ठीक है, किसकी याद आई, प्रकाश के परावर्तन की। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के
परावर्तन का नियम, यही प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या हुई। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियम की क्या हुई, व्याख्या हुई। यह I बराबर R क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियम की क्या हुई, व्याख्या हो गई। देखा आपने कितना आसान है। डेरिवेशन हमने बताया था ना, 5-6 लाइन का डेरिवेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 6-7-8 लाइन का डेरिवेशन है। सिंपल डेरिवेशन है कि आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, फिगर समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरा सा भी कोड का दिक्कत है, बस ये डालो, अभिलंब डालो, अभिलंब की इधर वाला आई बनाओ, त्रिभुजवा में ये वाला त्रिभुज आई और ये वाला त्रिभुजवा में आर, बस। अब आगे चले भाई इसमें, अब आगे चलते इसमें ना, तो इसमें भी एकदम सेम प्रोसेस मैं करने वाला हूँ। थोड़ा जगह मैं देख रहा हूँ, जगह उधर हो सकता है थोड़ा कम पड़े, तो मैं थोड़ा इधर से शुरुआत करता हूँ ना, इधर से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इसको भी कम कर देना भाई, कम कर सकते हैं आप, ये याद देखो भाई। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अब देखो ये आपको पता है भाई, ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। ये माध्यम पहला है, मान लेते माध्यम पहले का अपवर्तनांक n1 है। ये दूसरा माध्यम, इसका अपवर्तनांक n2 है। इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। ठीक, चलो तो अब जो प्रकाश की किरण जितने समय में a से b डैश तक जाता है, उतने ही समय b से a डैश तक जाता है। तो जाहिर सी बात है समय बराबर है, लेकिन क्या इन लोगों की चाल बराबर है? तो आप कहोगे नहीं सर, चाल बराबर नहीं है। तो हम लोग इसका अलग से दूरी निकालेंगे, इसका अलग से दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी क्या लिख दे इसमें, ए बी ए डैश, चाल क्या हमने माना v1, समय समान है t मान लेते v1 t। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ले लें, ए बी ए डैश में, ठीक ना, ए बी ए डैश में। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे त्रिभुज का नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, समझ गए होगे तुम लोग। तो साइन आई, अब तो बताएं जरूरत नहीं, कौन लंब है, कौन कड़ है, कौन आधार है, ये तो एकदम जुबान पर हो गया ना। कौन लंब है, कौन कड़ है, कौन आधार है, पहचानने आ गया ना। जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब, और जो समकोण है 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा कड़ होता है। देखो भैया ऐसा बहुत तुम लोग सीखोगे कक्षा 9th में, कक्षा 10th में, इस तरीके से बार बार टीचर बताता होगा। देखो अगर ये कोणवा लेंगे ना तो ये लंब होगा, ये कोणवा लेंगे तो यही लंब हो जाता है, लंब बदल जाता है। लेकिन कड़ बदला नहीं बदला। यहाँ पे जब ये लंब हुआ तब ये आधार हुआ, जब ये लंब हुआ तब ये आधार हुआ, लेकिन कड़ अपनी जगह पे रहता है। तो वही चीज़ है भाई, पुरानी चीज़ें हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर अब भी है तो भाई कहीं इलाज कराओ। साइन आई, साइन बराबर लंब बट्टे कड़, लंब की जगह पे बी ए डैश और कड़ की जगह पे ए डैश। बी ए डैश का मनवा क्या है, v1 t बटा ए डैश। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा ले लें, अरे सर त्रिभुज लीजिए ना, ए बी डैश ए डैश। त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, अच्छा एक बार पहले दूरी निकाल लेते ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय से, क्योंकि जिससे हमने देखो यहाँ पे एक बार निकाला दोनों के लिए काम आया, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग निकाल देना पड़ेगा ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। तो यहाँ पे दूरी का है ए बी डैश, चाल कितना है v2, समय कितना है t। ठीक है, अब त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में क्या कर दे, साइन आर, साइन बराबर लंब बटे कड़। ये अगर कोण है इसके सामने की भुजा लंब बोले तो ए बी डैश, कड़ बोल दो भैया, कड़ क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक है, ए बी डैश का मनवा क्या है, ए बी डैश का मनवा है हमारा v2t बटा ए डैश। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण नंबर 1 कहाँ गए भाई, आजा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 2 में क्या कराए थे, भाग, तो क्या यहाँ गुणा कराएंगे, वहाँ भाग भी कराएंगे, क्योंकि साइन आई बटा साइन आर स्नेल को याद करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर जबरदस्त तरीके से भाग दिया जा रहा है। देखो क्या होने वाला है, ए या देखो भाग हो गया, साइन आई बटा साइन आर। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, v1 t
V1t बटा ए डैश गुणे कर दें, जब गुणे करेंगे ना, जब गुणे करेंगे ए डैश ऊपरा चला जाएगा और V2t निचवा आ जाएगा, ए डैश टी कट गया, लेकिन V1 और V2 नहीं कटा। बड़े बदमाश है, कटे नहीं तो नहीं कटे भैया तभी तो फायदा है, नहीं कटे तभी तो फायदा हुआ यार। देखो साइन आई बटा साइन आ बराबर V1 बटा V2। अब देखो जो V1 इस माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 इस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे जल है जल में प्रकाश की चाल फिक्स है, निर्वात है निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है, तो इसी तरीके से ये भी नितांक हुआ, ये भी नितांक हुआ, नितांक बटा नितांक नितांक होता है। तो साइन आई बटा साइन आर निचवा एक लाइन बल्कि लिख सकते हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नितांक यन, और यही क्या है, स्नेल का नियम है, यही क्या है, स्नेल का नियम है। और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर दिया। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से आपने क्या कर दिया, अपवर्तन की व्याख्या कर दिया। बताओ भाई मज़ा आया कि नहीं? दोनों चीज़ों को समझने में आपको मज़ा आ गया होगा, मुझे इतना भरोसा है कि आपको ये हो गया होगा कि चीज़ें आसान बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, हल्का सा प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को 5 नंबर के लिए एकदम बढ़िया तरीके से तैयार रखिए कि अब की बार आया तो छूटेगा नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे चलते भाई। अब तो हमने अच्छा, अब देखो भाई कुछ चीज़ें और मैं बता दूं कि एक नंबर में पूछता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या है। तो भैया ये जो आप निकाले हो क्या यही सफलता है कि परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या और व्यतिकरण और ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या, ये सफलता हो गया। व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या, ये क्या हो गया, सफलता हो गया। तो असफलता क्या है, विफलता क्या है? विफलता ये है कि हाइगेंस साहब ने जो बड़े खुश होकर के ईथर मान लिए थे ना, तो और आगे जो वैज्ञानिक आते हैं माइकलसन वगैरह, तो उन्हें कहते हो हाइगेंस जो तू माने रहा ना ईथर, वो गलत रहा। ठीक है, वो क्या था, गलत था। तो हाइगेंस ने जो ईथर मान लिया उसको आगे जो वैज्ञानिक आते हैं उसको गलत मानते हैं। दूसरा चीज़, हाइगेंस ने अपने जब ये सब प्रयोग किए थे उस सब प्रयोग में प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, और अनुदैर्ध्य मानने से न भैया इस प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। तो ध्रुवण की व्याख्या क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हाइगेंस ने अनुदैर्ध्य माना था। तो और जो वैज्ञानिक आगे आते हैं उन्होंने अनुप्रस्थ मान करके ध्रुवण की व्याख्या कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विफलता हो गया, मतलब ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रकाश को अनुदैर्ध्य माने थे, ईथर को गलत माना। ईथर को मानना क्या हुआ, गलत साबित हुआ। ठीक है, चलो भाई इस तरीके से ये हमने आपको हाइगेंस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बताया, ताकि आपका हाइगेंस टॉपिक से कोई भी चीज़ आए तो छूटे ना, और बड़े नंबर वाला तो और ना छूटे। और छोटे छोटे नंबर वाला जो बचा है ना भाई, अभी मैं अभी वीडियो एक नंबर वाले कराऊंगा, तो उसमें सब चीज़ें आपकी समझ आएगी। ठीक है, समझ आएगी। वाह सर क्या गजब। अब देखो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण को समझते हैं ना। तुम लोग मन में गाली तो नहीं दे रहे हो कि एक ही बार में सब कुछ बता दे रहे हैं, इन्हें कि थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए था। छोटी छोटी वीडियो, देखो भाई छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ना, तुम्हें पता है कि इस समय कितना टाइम बचा हुआ है, और अभी हम लोग को परमाणु और नाभिक, इसके बाद दोस्तों हम लोग ना एक विवर्तन की वीडियो लेकर आएंगे। विवर्तन की वीडियो लाने के बाद जस्ट आपको परमाणु और नाभिक, ठीक है, और अभी मुझे याद है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग भी मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ें जितनी भी बची हुई हैं अब ये सब मिलने वाली हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बार जो हमने बताया हुआ है ट्रांजिस्टर वगैरह उसका भी रिवीजन जरूर कराएं, क्योंकि अभी मैंने उसको हाल ही में बताया हुआ है, तो रिवीजन करने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो कमेटी पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन मैंने कल, पता है कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वह किसका था, लगभग मैंने मतलब आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर का था, अर्धचालक का था। तो मैंने देखा तमाम लोग जो मन में आ रहा वही मार दे रहे हैं, बस देख रहे हैं कि परसेंटेज किसका ज़्यादा है, कि कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा लोग चूज किए हैं। अपना अगर सही भी आता ना, अरे ये वाला ज़्यादा लोग मारे हैं, यही सही होगा, तब वही मार बदल जाते हैं। मतलब अपने विश्वास नहीं है, जो सामने परसेंटेज दिख रहा है उस पर विश्वास है। गजब, वाह भाई वाह। चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन खुद भी विश्वास रखना सीखो यार। ठीक है, और खुद विश्वास रखोगे कब, जब आता रहेगा तब ना, आता नहीं तो विश्वास कहाँ से होगा है? चलो कोई बात नहीं, आने का माहौल बनाओ। चलो भाई शुरू करते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण।
प्रकाश का व्यतिकरण को अब हम लोग समझते हैं ना। प्रकाश का व्यतिकरण एक नंबर के लिए ये तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण डिफिनीशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखो व्यतिकरण क्या होता है, ये पहली तरह ध्यान से सुनना, कोशिश करना कि डिफिनीशन को रट्टा ना मारना पड़े, समझना पड़े, ठीक है। ये समझो, ये क्या है, प्रकाश की पहली तरंग है, ये प्रकाश की दूसरी तरंग है, और दोनों प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति है वह क्या है, समान है, ठीक है। आवृत्ति क्या है, समान है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, देखो परिभाषा कैसे बन रही है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में कोनो माध्यम में प्रवेश करती हैं, कोनो माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो माध्यम समझिए पूरा माध्यम है, ये क्या है, पूरा माध्यम है। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, माध्यम के क्या यार पढ़ नहीं पाएंगे, कहाँ लगता है। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वह अधिकतम होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। और आप लोग भी कुछ इस तरीके से परिभाषा को याद रखोगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भूलेगा नहीं तो मैं देखता हूँ ना कितने लोगों को परिभाषा नहीं याद रहता है। व्यतिकरण पढ़ने आए हैं लेकिन व्यतिकरण की परिभाषा नहीं याद है। देखो हमने क्या बताया, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक साथ किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। याद हो गया होगा। अच्छा अब देखो, जहाँ पे अधिकतम होती है वहाँ पे जो व्यतिकरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। और जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होती है उस बिंदु पर बनने वाले व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण कहाँ बनता है, जहाँ पे तीव्रता अधिकतम होती है। विनाशी व्यतिकरण कहाँ बनता है, जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होती है। तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है, जहाँ पे इसका श्रृंग मिल जाए या इसका गर्त मिल जाए, वहाँ पे तीव्रता अधिकतम बनती है। न्यूनतम कहाँ बनती है, जहाँ पे इसका श्रृंग इसका गर्त मिले या इसका गर्त इसका श्रृंग मिले, वहाँ पे तीव्रता न्यूनतम बनती है, ठीक है। तो ये रहा व्यतिकरण से संबंधित परिभाषा। अब दोस्तों जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण के लिए एक टॉपिक, मतलब ये हमने बताया था कि आपको आर बराबर हमने बताया था ना कि आर बराबर फार्मूला कैसे आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये फार्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन अब मांगता है। इसका डेरिवेशन अब मांगता है तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन और देखते हैं और इन्जॉय लेते हैं, इसका मज़ा लेते हैं इसका, ये कैसे कैसे निकाला गया है, ठीक है। चलो भाई आगे चले ना। अब ये चीज़ें हमने आपको बता दिया कि अब हम लोग कैसे, अब हम लोग इस परिभाषा हो गया व्यतिकरण का, अब हम लोग जा रहे हैं निकालने फार्मूला किसका, परिणामी आयाम का, ठीक है भाई। परिणामी आयाम का फार्मूला निकालने जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमने आपको दो तरंग बताया, मान लेते जो पहली तरंग चल रही है, जो पहली तरंग चल रही है उसका विस्थापन का जो समीकरण है उसको मैं मान लेता हूँ y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस kx। ये पहली तरंग का समीकरण हो गया। जो दो तरंग बनाया ना वो पहली तरंग का समीकरण हो गया, और दूसरी तरंग का समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, ठीक है, प्लस फाई। इस तरीके से ये क्या है, दो समीकरण हैं किसके, जो प्रकाश तरंगे चल रही हैं, जो प्रकाश तरंगे आगे बढ़ रही हैं, उसी का ये क्या है, समीकरण हो गया, ठीक है। अब दोस्तों दोनों तरंगे क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी आयाम कह सकते हैं, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है,
बहुत ही आसान है, बस केवल लाइनिंग थोड़ा लंबी लंबी जाएगी, लेकिन आसान बहुत है। परिणामी या आप कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। अब यहाँ पे y1 का मनवा रखें, यहाँ पे y2 का मनवा रखें। जब मनवा रखेंगे तो y बराबर y1 का मनवा क्या है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 का मनवा क्या है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक y1 का मान, यहाँ से यहाँ तक y2 का मान। अब देखो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे खेला होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, यहाँ पे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। और साइन a प्लस बी का अगर फार्मूला आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ से देख लो। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a प्लस बी का ये फार्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यहाँ पे फार्मूला हम रखते हैं, a2 बाहरवा रहेगा, यहाँ पे लगाते हैं साइन a की जगह पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस बी की जगह पे फाइव, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a की जगह पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस a साइन बी की जगह पे फाइव। ठीक है, क्या कर दिया हमने, साइन a प्लस बी का ये सिंपल फार्मूला हमने ला के यहाँ पे लगा दिया। अब दोस्तों जब फार्मूला लगा देंगे तो देखो जो बाहरवा a2 है ना, ये a2 अंदरवा जाना चाहता है। जब a2 अंदरवा जाना चाहेगा तो अंदरवा दो पद है, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक, दो पद है तो a2 दोनों पद को मिल जाएगा। a2 का होगा, दोनों पद को मिल जाएगा। तो दोनों पद को देते हैं y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव प्लस a2 साइन फाइव, पहले दे साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब क्या करें जरा देखो भाई, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इन दोनों पदों में जहाँ मैंने रेड निशान लगाया है, दोनों में क्या कॉमन है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो y बराबर, हमने देखो कॉमन क्या ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a1 और यहाँ बचेगा a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस यहाँ पे क्या हमारा a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ माना फला ठिकाना अपने मन से करते हैं, कुछ अपने मन से करते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब वो मैं समझाने में आपको भी ट्रिक यूज करवा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये वाले देखो कास है, तो यहाँ पे कास देखो तो कास वाले मानते हैं, यहाँ पे साइन है तो इसको हम लोग साइन के पदों में मान लेते हैं, यहाँ पे कास है तो कास के पदों में, यहाँ पे साइन है तो साइन के पदों में मान लेते हैं। देखो कैसे मानते हैं, माना क्या, a1 प्लस a2 कॉस फाइव बराबर r कॉस थीटा, ये मान लिया गया है। तथा हमने क्या मान लिया, a2 साइन फाइव बराबर r साइन थीटा। कॉस में है तो कॉस में मानो, साइन में है तो साइन में मानो। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 2 कुछ नहीं बना ना, जब कुछ नहीं बना है इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा माने तो हमने तो मान लिया, लेकिन अब यही वाला मनवा इसकी जगह यहाँ पे ये रखेंगे, इसकी जगह यहाँ पे ये रखेंगे, ये मनवा ला के यहाँ पे रख देते हैं। जब रखेंगे तो y बराबर का हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जगह पे और कॉस थीटा प्लस इसकी जगह पे क्या लिख दें, और साइन थीटा
कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस वाले पद में भी देखो भाई हमें क्या कॉमन है, आर का। इस वाले पद में भी हमको कॉमन क्या है, आर का। तो दोनों पदों से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, आर का। आर का जब कॉमन ले लेंगे, देखो आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या बचेगा हमारा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, गजब। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया हमारा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो अब इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे y बराबर आर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए की जगह पे ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी की जगह पे थीटा हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो दोस्तों ये फार्मूला हमें कोई यूज का नहीं है। ये जो अभी हमने निकाला है ना ताज़ा ताज़ा, इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको बासी होने दो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसका कौनो काम नहीं है। काम तो हमारा इसका है, इसका है, इसका काम है। इससे हम लोग ज़बरदस्त फार्मूला निकालेंगे, हम मज़ेदार फार्मूला निकालेंगे। अब देखो यहाँ से निकालेंगे तो अब ये चीज़ें, इसको पाने के लिए इतना सारा झंझट करना पड़ा, इतना ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा और करना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो नंबर को पाना है अपने को, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, क्या हमने बोला कि समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो एक हमारा क्या है, a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा a2 साइन फाई, a2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, और cos थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा r साइन थीटा का होल स्क्वायर, r साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, a प्लस बी लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर इधर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें ध्यान से अगर देखोगे, r स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, r स्क्वायर इसमें भी कॉमन है। कोष्टक में आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे देखो ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ पे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जब दोनों को साथ लिख करके जब कॉमन लोगे a2 स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और उसका मान 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिखूँ, r स्क्वायर को मैं पहले लिख दिया, r स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा a1 स्क्वायर, ये वाला a2 स्क्वायर, ये वाला a2 स्क्वायर साथ में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, वो तो बर्बाद हो गया। तो a2 स्क्वायर के लिए बचा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो ये r स्क्वायर का मान है। तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, करड़े में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई। बोलो भाई मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आ गया होगा। ये डेरिवेशन को करने में आपको लगा होगा कि इस डेरिवेशन में कितना मैथमेटिक्स यूज हुआ है, ये वाला फार्मूला कैसे यूज हुआ है, कहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया है, फिर दोबारा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यूज हुआ है। इस तरीके से लंबा थोड़ा डेरिवेशन था, लेकिन उस डेरिवेशन से प्यारा सा फार्मूला जो आपके एग्जाम में कभी पूछा हुआ, 2019 के बोर्ड में पूछा हुआ है ये फार्मूला, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बताया। आप इसको हल्के मत लीजिएगा भाई, तैयार जरूर कर लीजिएगा। आपकी नसीब रहेगी अच्छा तो यही फंस जाएगा, नहीं रही तो कुछ और फंसेगा, लेकिन फंसेगा ज़रूर। अब आप पढ़े रहोगे तब, ठीक है। चलो
इतना ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों अभी जो हमने बताया ना, ये फार्मूला न्यूमेरिकल निकालने के लिए आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ये हमको चाहिए। पहले तो हम लोग तीव्रता का फार्मूला तो निकाल लें। तो भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसमें आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह देख करके जो भी करना हो नोट कर सकते हो। ठीक है, मिटा दें अब, तो आप मिटाते हैं। अब दोस्तों हम लोग तीव्रता निकालते हैं ना, जब ये हमारा क्या आया है, परिणामी आयाम का सूत्र आया है। ये फार्मूला भी हमको याद होना चाहिए। जब ये फार्मूला हमको याद रहेगा ना, तो हम लोग इस पर ना जाने कितने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं ना इस पर, जो डायरेक्ट फार्मूला पे रखो और आसानी से आप न्यूमेरिकल लगा लो। तो इसका न्यूमेरिकल आसान है, बाकी डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। भाई ये आपने देखा, इसको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना लंबा है कितना आसान है। ठीक ना, चलो अब परिणामी तीव्रता का सूत्र निकालते हैं। क्या करते हैं, परिणामी तीव्रता का सूत्र निकालते हैं। परिणामी तीव्रता वाला सूत्र क्या होता है, परिणामी तीव्रता वाला सूत्र होता है कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई। ये फार्मूला कैसे निकलता है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों जब ये वाला फार्मूला आपको निकालने को कहे, जाहिर सी बात है कि ये फार्मूला आपको जल्दी निकालने को कहता नहीं है। इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछता है, सिंपल सी बात है। इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछता है। देखो अच्छा पूछता क्यों नहीं है, अगर ये पूछेगा ना तो आपको पहली बात तो ये निकालना पड़ेगा। बिना आप इसके निकाले इसको आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए ये फार्मूला नहीं पूछता है। ठीक ना, ये फार्मूला नहीं पूछता है। आपको जब भी पूछता है इस पर न्यूमेरिकल पूछता है, ये फार्मूले का डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, चलो देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो तीव्रता बोले तो आई, जो तीव्रता होती है वह तीव्रता आयाम बोले तो आर, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने क्या बताया कि दोस्तों जो तीव्रता होती है वह तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उसी चीज़ को तो हमने लिखा। अब इसी चीज़ को हमने लिखा तो आर स्क्वायर का मान हमें पता है। अभी हमने लिखा था ना आर स्क्वायर बराबर, ये कड़िया हट गया था, तो आई बराबर पहले लिख दे, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा दे, नियतांक लेकर आते बड़का के आर स्क्वायर, अरे छोटका के बड़का के भाई, बड़का के आर स्क्वायर का मनवा क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई। तो I बराबर क्या हो गया, K का गुणवा सब में होगा कि नहीं, K का गुणवा जितने यहाँ पे पद हैं सब में होगा कि नहीं होगा, सब में गुणा कर देते हैं तो जाएगा KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2KA1 A2 cos फाई। I बराबर KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 रूट में KA1 रूट में KA2 cos फाई। अब बताओ इस K को है, इस वाले K को क्या हम दो बार ऐसे करड़ी में लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे सर एकदम लिख सकते हैं कि दो बार करड़ी में K लिखा रहेगा उसका मनवा K होता है। ठीक है, एकदम होता है। तो यहाँ से हमारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 cos फाई हो गया। अब ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा ना कि रूट कैसे बन गया, समझो भाई जरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो एकदम। I बराबर क्या है समझो, यहाँ पे देखो KA1 स्क्वायर, KA स्क्वायर या R स्क्वायर, इसका मान क्या होता है I, तो A1 स्क्वायर रहेगा तो I1 हो जाएगा, A2 स्क्वायर रहेगा, KA2 स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा I2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको करड़ी में करना है, तो करड़ी में कब होगा, जब हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में I1, इसका रूट लेंगे तो करड़ी में K और A1 का A। बस देखो K रूट में K A1 जगह पे I1, रूट में K A2 जगह पे I2 cos फाई। तो दोस्तों यहाँ से ये दोनों को कड़ी में एक कड़ी बना दें तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई। तो ये अपना क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया, ये अपना क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया। और ये डेरिवेशन देखो हमने यही बताया ना, ये वाला डेरिवेशन।
ठीक है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई, ये I वाला ये क्या कहलाएगा, परिणामी तीव्रता का सूत्र कहलाता है। तो हमने बता दिया इस पर हमें न्यूमेरिकल लगाने को मिलेगा, इस पर हमें डेरिवेशन जल्दी नहीं आता। एक और I मैक्सिमम बटा I मिनिमम बराबर रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर बटा रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जो भी हमने लिखा था ना उस पर भैया आपका अगर ये सब चीज़ें नहीं पूछता है ना, 3 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स होता है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल क्या होता है, फिक्स होता है। तो उस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए फार्मूला जरूरी होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला कैसे बना हुआ है ये आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, ठीक है। वो फार्मूला कैसे बना हुआ है वो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा हुआ है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक अभी फार्मूला जब फार्मूला निकालते हैं ना तो वहाँ पे हमको पथांतर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, पथांतर की। वो पथांतर हमें पता होना चाहिए, वो पथांतर का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। जब पथांतर का फार्मूला पता रहेगा तो हम लोग जो यंग का प्रयोग है, यंग के प्रयोग में जो W बराबर लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d का जो फार्मूला निकालते हैं वो चीज़ कैसे आया हुआ है वो चीज़ वहाँ पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब दोस्तों हम लोग वही करते हैं, I मैक्सिमम I मिनिमम का फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। I मैक्सिमम I मिनिमम का फार्मूला हम लोग अब निकाल लेते हैं। तो भाई टाइम भी हमारा 1 घंटा 16 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। चलो मैं सोचा था कि पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जाने दो, चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं करते हैं। तो आपको करते क्या है कि आपका यही I मैक्सिमम I मिनिमम निकाल देते हैं। बाकी आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में रखते हैं। और अगले वीडियो में ना प्रकाश का विवर्तन भी अभी तो बचा हुआ है, प्रकाश का विवर्तन और जो इसमें बचा रहेगा और दोनों चीज़ों को मिला करके एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे अटैक करेंगे या फिर हमारा परमाणु और नाभिक वाला जो टॉपिक बचा है उस पर हम लोग अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को समझ लेते हैं। संपोषी व्यतिकरण, अच्छा मैं इसको क्या करूँ ना, दोनों को मैं आपको साथ समझाऊँ, दोनों को मैं आज साथ समझाऊँ ताकि आसानी हो जाए ना। इसको मिटा दें, केवल इस फार्मूले की हमको सख्त ज़रूरत है। चलो भाई ये फार्मूला तो आपको याद है। वो तबीयत नहीं सही ना, फिर भी मैं तुम लोगों की वीडियो को ना बराबर कोशिश कर रहा हूँ कि गैप ना हो और तुम लोग को इस टाइम वीडियो बराबर मिलती रहे ताकि तुम लोग का रिवीजन रुके ना, रिवीजन चलता रहे, ठीक है। तबीयत आगे पीछे सही खराब होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ पे मैं लिख दूँ आपका विनाशी व्यतिकरण। दोनों साथ में बताऊँ ना तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ठीक ना। तो संपोषी व्यतिकरण अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में व्यतिकरण की परिभाषा में, जहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। जहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, वह क्या बनता है, संपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पे परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पे क्या बनता है, विनाशी व्यतिकरण, ठीक ना। तो दोस्तों संपोषी विनाशी व्यतिकरण को समझने के लिए आपने समझ में आ गया कि जहाँ पे तीव्रता अधिकतम वहाँ पे संपोषी, जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम वहाँ पे विनाशी। अभी कैसे पता चलेगा कि आप कौन से फार्मूले से पता चलेगा कि कहाँ पे तीव्रता अधिकतम हो रही है, कहाँ पे न्यूनतम हो रही है। तो अभी जो हमने आपको ताज़ा फार्मूला जो बताया था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई, ये फार्मूला हमने बताया था ना। इस वाले फार्मूले से हमको ये दिख रहा है कि जो हमारा परिणामी तीव्रता है, ये जो हमारा परिणामी तीव्रता है, यह परिणामी तीव्रता किस पे डिपेंड कर रहा है, cos फाई पर डिपेंड कर रहा है। ये परिणामी तीव्रता किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है, कालांतर पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसका cos फाई अधिकतम होगा, जहाँ पे cos फाई अधिकतम होगा या जहाँ पे फाई अधिकतम होगा वहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी, जहाँ पे फाई न्यूनतम होगा वहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होगी, और जहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण बनेगा, और जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम होगी वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण बनेगा, ठीक। चलो भाई इतना समझा गया आपको। तो अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ पे cos फाई, ठीक है, तो I मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, I मैक्सिमम के लिए जो cos फाई है उसका मान +1 में होना चाहिए, और I मिनिमम के लिए
cos फाई का मान -1 होना चाहिए। आई मिनिमम के लिए जो cos फाई है उस cos फाई का मान क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। प्लस एक फाई का मान किस किस पर होता है, cos 0 अंश का मान बता दो भाई, 0 अंश का मान 1, 0 अंश उससे 2 बढ़ाते जाओ, 0 में 2 जोड़ोगे 2 पाई, फिर 2 जोड़ोगे 4 पाई, फिर 2 जोड़ोगे 6 पाई, फिर 2 जोड़ोगे 8 पाई। ठीक है, ऐसे इसमें देखो आई मिनिमम फाई का मान कब होता है, cos 180 अंश का मान -1, 180 अंश बोले पाई, उसमें 2 जोड़ते जाओ, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, अरे 9 पाई, जोड़ते जाओ भैया। ठीक है, अब देखो फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2m पाई, 2m पाई से लीजिए ताकि इतना ढेर सारा नंबर है ना उसको हम डायरेक्ट 2m पाई। अब यहाँ पे m बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ये 0 रखो, 0 मिला, 1 रखोगे 2 पाई, 2 रखोगे 4 पाई, 3 रखोगे 6 पाई, 4 रखोगे 8 पाई, इस तरीके से मिलता जाएगा। अरे तब ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा 2m - 1 पाई। अच्छा 2m - 1 पाई अगर लिखोगे तो m बराबर 1 2 3 4 5 6 से शुरू करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 0 क्यों नहीं लिखेंगे, अरे भैया अगर 0 लिख दिए ना, 0 यहाँ पे लिखोगे तो 2 × 0 0 -1 पाई, -पाई हमने कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो हमें 1 से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा अगर इसको हमें 0 से शुरू करना पड़ता तो हम 2m + 1 लिखते, तो मैंने 2m + 1 नहीं लिखा ना, 2m + 1 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा 2m - 1। यहाँ पे 2m - 1 लिखने से m से शुरू 1 से शुरू है और यहाँ पे 0 शुरू है। सब विनाशी के लिए 1 से शुरू है, समपोषी के लिए 0 शुरू है। अभी ये आगे थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है +1 लेने पर, ठीक ना, +1 लेने पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, तो उस कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको क्या लिया है 2m - 1 लिया है। ठीक है, तो ये जो आपका बन गया है, ये आपका बन गया कलांतर का सूत्र। किसका बन गया, ये कलांतर का सूत्र। अब कलांतर के सूत्र से हम लोग पथांतर का सूत्र निकाल लेते हैं, पथांतर का सूत्र निकालते हैं। पथांतर का प्यारा सा फार्मूला होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर, λ/2 पाई इंटू कलांतर पथांतर का सूत्र होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर। तो पथांतर बराबर λ/2 पाई और कलांतर का सूत्र हमने क्या निकाला 2m पाई। देखो 2 पाई से कट गया, तो पथांतर बराबर हमारा सूत्र क्या आ गया m लैम्डा। पथांतर बराबर सूत्र हमारा क्या आ गया m लैम्डा। यहाँ पे देख लो जरा भाई, यहाँ पे अभी आपने बताया कि पथांतर बराबर होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर, λ/2 पाई इंटू कलांतर। तो λ/2 पाई और कलांतर का सूत्र क्या है 2m - 1 पाई। ये देखो पाई पाई कट गया और 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देखो 2 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 से भाग दोगे 1/2 हो जाएगा, तो m - 1/2 लैम्डा। एक इसका सूत्र आया पथांतर का, जहाँ पे m कहाँ शुरू करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 कहाँ शुरू करोगे m बराबर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा कलांतर बन गया, ये हमारा पथांतर बन गया। ये क्या बन गया, पथांतर बन गया। अब परिणामी तीव्रता देख लो भैया, परिणामी तीव्रता के लिए हमारा क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर, आई मैक्सिमम कब होगा जब cos फाई का मान +1, जब +1 रखोगे तो I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई जगह पे +1। यहाँ पे क्या हो जाएगा I मिनिमम बराबर I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई जगह पे -1। +1 का गुणा करने से कौनो फर्क नहीं, लेकिन -1 का गुणा करने से बहुत ही फर्क। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। I मिनिमम बराबर I1 + I2 - 2 रूट में I1 I2, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2। ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं I मैक्सिमम बराबर ये रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, A² + B² लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I मिनिमम बराबर रूट में I1 - रूट में I2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब बताओ, यही हमने जो बटा करके तो हमने बताया हुआ है कि आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम बराबर इतना, और इसी को अगर हम लोग ए के पदों में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A1, यहाँ पर हो जाएगा A2, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यानी आयाम के पदों में ये है, तीव्रता के पदों में ये है, आयाम के पदों में आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा यहाँ तक का डेरिवेशन। इसके आगे जो हमारा क्या बचता है, यंग का प्रयोग, और यंग के प्रयोग में वो जो झिर्री आती है जिसे हम लोग फ्रिंज कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। उस फ्रिंज का चौड़ाई का सूत्र, उस फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा व्यतिकरण होता है, उस व्यतिकरण में दो फ्रिंजें होती हैं, मतलब दो प्रकाश स्रोत होते हैं। अगर पहले वाले प्रकाश स्रोत के बीच में कोई पारदर्शी प्लेट रख दी जाए, तब उस जो प्लेट, तब जो हमारी चौड़ाई बन रही है उस चौड़ाई में क्या डिफरेंस होता है, उसका दोनों का डेरिवेशन और साथ ही साथ हम लोग विवर्तन, इन चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में समझते हैं। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है कि आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें हमने बताई ना, दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको जो डर है ना वो डर काफ़ी कम लगे। देखो, इस चीज़ को मैंने जोड़कर इसे इस तरीके से क्यों बताया, ताकि आपको लगे कि अगर एक चीज़ आप बढ़िया से समझोगे, दूसरा चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। एक फार्मूला अगर बढ़िया से आप समझ जाओ, दूसरा फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो आप जब इस तरीके से जोड़ के पढ़ोगे ना, तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हो, साथ ही साथ आपको याद करने में, समझने में बहुत ही आसानी होती होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार, दुलार, स्नेह बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई को शानदार, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम धुआंधार तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।